आई होप विजिबल है। आप में से कोई मुझे बता सकता है द फ्लाई में आपने क्या समझा? शॉर्ट में, बहुत ज्यादा टाइम में नहीं, 5 मिनट में। मैम फ्लाई जो है इसमें ये जो वर्क है, ये इनका जो बेटा होता है वो जो है वो वहां पे मार्टिर हो जाता है जब युद्ध में गया होता है, और ये उसके दुख से बाहर नहीं आए हुए होते हैं। उसी का जो ये फ्रस्ट्रेशन है उस फ्लाई के ऊपर निकालते हैं। राइट। देवेश, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जो स्ट्रगल ऑफ फ्लाई है, ये स्ट्रगल ऑफ बॉस के जो बेटे का है उसका भी स्ट्रगल दिखाता है, जो युद्ध में, वॉर में। केवल उनके बेटे ये जो की फ्लाई बल्कि है, सारे सोल्जर्स का। बताइए। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे वन बाय वन प्लीज, हैंड रेस करके सभी लोग वन बाय वन बोलिए प्लीज। मैम ये जो फ्लाई है वो सिंबल है यहाँ पर सोल्जर का और इनोसेंट पीपल का, क्योंकि फ्लाई की स्टोरी में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कहानी दिखाई जा रही है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के 6 साल बाद की कहानी है। तो 6 साल पहले जो है बॉस के बेटे जो है वो यहाँ पर मर्डर हो जाते हैं, और मिस्टर होलीफील्ड है उनका भी बेटा इसी में चला जाता है। तो यहाँ पर जब फ्लाई आती है तो वो जस्ट एज अ सिंबल की तरह दिखाई गई है, सोल्जर और इनोसेंट पीपल के रूप में। और जो इंक पॉट है, जो इंक पॉट उसके मतलब जो इंक वहां पर ब्लॉटेड की जा रही है उसके ऊपर, तो वो वॉर और पावर को सिंबलाइज करता है, जो द बॉस फ्लाई के ऊपर गिराते हैं। राइट राइट राइट। ऑल्सो नो फीलिंग। राइट। देवेश जी, आप बता रहे थे कुछ, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। यही कह रहा था कि मतलब ड्यूरिंग द वॉर व्हाट सोल्जर फेसेस is represented by the fly, and what the circumstances are there is represented by the ink. और पावर जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है बॉस के द्वारा। मतलब बॉस एक अथॉरिटी है, लीगल है या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कह लीजिए, हायरार्की, मतलब जो भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो इंक है, और फ्लाई है वो इंडिविजुअल और एम्प्लॉई या वो सोल्जर। कॉमन लाइफ में हम देख सकते हैं कि हमारा एक कॉमन मैन है जो अपने डेली रूटीन के और रोजमर्रा की जिंदगी में परेशान है। तो जो उसके रोजमर्रा की समस्याएं हैं, बच्चे की पढ़ाई से लेकर फैमिली को की जो मतलब लाइवलीहुड के लिए जो काम कर रहा है वो इंक है, और व्यक्ति फ्लाई है। और जिनके अधीन वो काम कर रहा है, चाहे उसके बॉस हो, जो यहाँ पे टाइटल कैरेक्टर तो नहीं, मतलब जो बॉस है, यहाँ पे बॉस नाम का व्यक्ति भी है और उसको हम बॉस भी कह सकते हैं किसी भी अरेना में, तो वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राइट राइट राइट, बिल्कुल सही बताया आपने। तो ये हम एक पोस्ट वॉर डिसइल्यूजनमेंट की भी स्टोरी हम समझ सकते हैं, क्योंकि जब आपने प्री के लिए पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कैथरीन मैन्सफील्ड के एक ब्रदर भी थे, राइट, जो कि आर्मी में थे और जो कि वॉर का हिस्सा थे, और वो उस वॉर में शहीद हो जाते हैं। तो उनकी डेथ का भी जो एक्सपीरियंस रहा कैथरीन मैन्सफील्ड की लाइफ में, उन्होंने उस चीज को महसूस किया है, उसका भी असर हमें इस स्टोरी में दिखता है। और उसके अलावा आपने बताया ही कि वर्ल्ड वॉर 1 का इस स्टोरी में बहुत असर है, कि वर्ल्ड वॉर 1 में जो हम कह सकते हैं जो पॉलिटिशियंस थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वॉर जो होता है उसमें जो सोल्जर्स होते हैं उनका बहुत ज्यादा अहम रोल नहीं होता, वो तो सिर्फ कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट उनका कोई इसमें फायदा नहीं होता वॉर को जीतने में, हारने में, या हम कह सकते हैं उनका नुकसान ही नुकसान है, या तो वो हार जाएंगे या तो उनकी डेथ हो जाएगी। अगर वो जीत रहे हैं तो बस वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट कोई उनका ऐसा रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। और अगर हम सारे सोल्जर्स की बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा वर्ल्ड वॉर 1 में कितने ज्यादा सोल्जर्स मारे गए थे और उनकी कंडीशन क्या थी, उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली थी। स्पेशली आपने W.H. ऑर्डन की बुक में, W.H. ऑर्डन की पोएट्री में द अननोन सिटीजन की पोएम एक पढ़ी होगी, जो कि मॉडर्न एज को दिखाता है। अननोन सिटीजन जिसका कोई नाम नहीं, वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, वो टैक्सेस पे करता था, बट उसकी पहचान क्या, कुछ भी नहीं है, राइट। इसके अलावा वॉर पोएट्स में आपने ब्रिटिश लिटरेचर में विल्फ्रेड ओवेन को पढ़ा है, ओके, डल्स एट डेकोरम एस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम थी उनकी। एंथम फॉर डूम्ड यूथ, राइट, कई सारी पोएम्स आपने पढ़ी। तो यहाँ पे भी इस पोएम में भी आपको वही चीज देखने को मिलती है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन 2 बन सकते हैं, जितना मैंने समझा है, जितना देखा है।
स्टोरी पे, मतलब शॉर्ट स्टोरी जितनी भी हैं उनसे एक क्वेश्चन तो मुझे टाइटल बेस्ड समझ में आ रहा है, एक क्वेश्चन जो बन सकता है सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, दूसरा क्वेश्चन आपका थीम पे बन सकता है। अब यहाँ पे देखिए फ्लाई जो है वो सिंबॉलिक है, तो एक क्वेश्चन आपका सिंबल पे बन सकता है, क्योंकि ये टाइटल है और ये सिंबल भी है। तो अगर आप से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए टाइटल के ऊपर या सिंबल के ऊपर, इवन थीम के ऊपर भी पूछा जाए, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने हिसाब से प्रेजेंट करेंगे। आपको इसमें बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि तरह तरह के क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है। मैंने इसमें कैरेक्टर ऑफ बॉस भी सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इंक्लूड किया है, हालांकि बॉस का कैरेक्टर ऐसे क्वेश्चन मुझे नहीं लगता एग्जाम में बनेंगे, बट आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 2 क्वेश्चन यहाँ से, पहला तो सिंबॉलिक इन्फ्लुएंस, सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस, दूसरा हम पढ़ेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ वॉर, और यही दोनों आपको अच्छे से प्रिपेयर भी करने हैं। बाकी के क्वेश्चन के आंसर जो पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आप इसलिए पढ़ेंगे ताकि आपको थोड़ा सा कंटेंट आपके पास हो और आपके पास बहुत सारे पॉइंटर्स हो, ठीक है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपको कोई डाउट हो तो बताइएगा, बाकी मुझे इतना आइडिया लगा आप लोगों की बातें सुन के कि थीम वगैरह आपको एकदम क्लियर है, ठीक है। तो कैथरीन मैन्सफील्ड शॉर्ट स्टोरी द फ्लाई, इट इज अ पावरफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ ग्रीफ, पावर एंड ह्यूमन टेंडेंसी टू सप्रेस पेनफुल इमोशन। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सप्रेस किया जा रहा है, कौन सप्रेस कर रहा है बताएंगे आप? यहाँ पे जो बॉस है वो अपनी फीलिंग को सप्रेस कर रहा है, क्योंकि उसे अपने बेटे के जाने का बहुत ज्यादा दुख है, लेकिन वो अपनी फीलिंग को दिखा ही नहीं रहा। और आपने एक बात तो सुनी ही होगी, जब आप किसी फीलिंग को बहुत ज्यादा दबाते हैं, बहुत ज्यादा सप्रेस करते हैं, तो एकदम न्यूट्रल सी हो जाता है वो व्यक्ति, राइट, इमोशनल पार्ट दब जाता है। तो हमें यहाँ पे ये चीज देखने को मिलती है। The fly in the story functions as a central symbol through which these themes are conveyed with striking clarity. Striking clarity आपको देखने को मिलेगी। और थीम यहाँ पे हमने क्या डिस्कस करी? ग्रीफ, पावर एंड द ह्यूमन टेंडेंसी टू सप्रेस पेनफुल इमोशंस। ये जो फ्लाई है ये रिप्रेजेंट करती है, क्या रिप्रेजेंट करती है? फ्रेजाइल येट रेजिलियंट नेचर ऑफ लाइफ। अभी आप में से किसी ने चैट बॉक्स पे लिखा था कि ये हमारी लाइफ की जो फ्रेजाइल नेचर है उसे दिखाता है, लेकिन रेजिलियंट भी होता है। रेजिलियंट मतलब क्या होता है कि आप लोग कितने भी फ्रेजाइल हो या हमारी लाइफ में भी कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, हम क्या करते हैं, हम कहीं ना कहीं उससे लड़ते हैं, राइट, हम कहीं ना कहीं उस कठिनाइयों का सामना करते हैं। अगर आप देखें तो इस फ्लाई को ही हमने देखा कि जब जब वो फ्लाई के ऊपर इनकी ड्रॉप डालते हैं, फ्लाई स्ट्रगल करती है कि नहीं करती, वो शुरू में हार नहीं मानती है। तो ये आपको रेजिलिएंट नेचर से कनेक्ट करना है। When the boss drops ink onto the fly, यहाँ पे onto क्यों लिखा है कोई बताएगा? into क्यों नहीं है? ये आपको प्रेपोजिशन में आएगा क्वेश्चन। मैम उसके ऊपर गिराया गया है, ऑनटू मतलब उसके ऊपर गिराया गया है, इनटू मतलब उसके अंदर गिराया गया है, ऑनटू मतलब उसके ऊपर। एक वर्ड होता है ऑन टू और एक होता है ऑन। देखिए दोनों में अंतर है। जब मूवमेंट होता है, जैसे इनटू मूवमेंट हो रहा है, द कैट जंप, द डॉग जंप इनटू द रिवर, तो जब मूवमेंट होगा तो इनटू होगा, जब किसी चीज के अंदर गया। ऑन टू क्योंकि फ्लाई के ऊपर ही इन्होंने इंक डाली तो इसलिए ऑन टू है। तो ये भी आपको समझना है कि यहाँ ऑन गलत है। ऑन तब होता है जब कोई मतलब सपोज दैट कि टेबल के ऊपर डस्टर रखा है तो वो ऑन है, स्थिर है, ठीक है। तो ये भी आपको समझना है। तो जब ड्रॉप करते हैं इंक को फ्लाई के ऊपर तो क्या होता है? फ्लाई क्या करती है? इट स्ट्रगल्स रेपिटेडली टू क्लीन इटसेल्फ एंड सर्वाइव। वो शुरुआत में ही नहीं हार मानती है, ओके। ईच टाइम इट इज कवर्ड इन, और जब जब ये इंक में कवर होती है, इट मैनेजेस टू रिकवर एंड रिज्यूम्स इट एफर्ट्स, और अपने एफर्ट्स को रिज्यूम करती है। दिस परसिस्टेंस सिंबलाइजेस द ह्यूमन स्पिरिट। ये क्या, ये जो इसका एफर्ट है, परसिस्टेंस है, लगातार जो एफर्ट कर रही है, ये ह्यूमन स्पिरिट को दिखा रही है। स्पेशली कब दिखा रही है? इन द फेस ऑफ सफरिंग एंड एडवर्सिटी। हमारी लाइफ में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाए, हम कभी हार नहीं मानते, राइट। हम हमेशा स्ट्रगल करते हैं, उसका सामना करते, जब तक हमारे अंदर हिम्मत होती तब तक। Much like the fly, humans attempt to endure life's hardship। तो देखिए ह्यूमन क्या करता है, वो भी इस जीवन की कठिनाइयों को सहने की कोशिश करता है। स्ट्राइविंग टू ओवरकम इमोशनल एंड फिजिकल चैलेंज, और वो क्या सोचते हैं, ह्यूमन क्या सोचते हैं कि वो इमोशनल और फिजिकल चैलेंज को ओवरकम कर देंगे, सरपास कर देंगे, ठीक है।
तो ये आपके आंसर्स का देखिए, पहले तो हमने इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन छोटा सा ही है, आपको टू द पॉइंट लिखना है। फिर आपने टू द पॉइंट बताया, आप सिंबल के ऊपर आप आगे आंसर आपने लिखना शुरू किया, आपको हालांकि छोटा लिखना है, ये थोड़ा सा लेंदी है। फिर अब आप बात करेंगे फ्लाई कैसे बॉस को रिप्रेजेंट कर रही है। देखिए, एट द सेम टाइम द फ्लाई ऑल्सो मिरर्स द बॉस हिमसेल्फ। क्यों? द बॉस हैज लॉस्ट हिज सन इन द वॉर, अ ग्रीफ दैट कंटिन्यूज टू हॉन्ट हिम। तो आपने देखा होगा शुरू में बॉस जो है अपने इमोशंस को डाइवर्ट करने के लिए वो बार बार बहुत ज्यादा इनसिग्निफिकेंट बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं, किसी को याद है? अपने बच्चे की रूम और ऑफिस डेकोरेशन की बात करते हैं। राइट, मैम अपने की बात करते हैं। और वो चेंज कराए वो रेड कारपेट और वो सब उसी की बात करते रहते हैं। और वहां पे उसकी बेटी फोटो होती है जिसके ऊपर उनका मतलब उसके बारे में कोई बात नहीं करते, तो उनके फ्रेंड उसको रिमाइंड कराते हैं। राइट, उनका ये भी कहना रहता है कि इनकी बेटे की फोटो छोड़ के बाकी सब नया है, ये भी तो वो कहते हैं। यस मैम, वही तो वो क्या कर रहे हैं, इन सब बातों को करके वो अपने इमोशंस को दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं, क्योंकि वो अपने इमोशंस को किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन है। और उनको रिमाइंड कौन कराता है? उनके साथी जो है, जो उनके एम्प्लॉय थे, मिस्टर वुडी फील्ड। ठीक है, शुरू में हम क्या देखते हैं, वुडी फील्ड जब जाते हैं तो वो इसी तब बातें करते हैं कि हमारे अब इंटीरियर कितना चेंज हो गया, कितना हमने नया डिजाइन बनाया, ये सारी बातें करते हैं। बट when he is reminded of his son by Mr. Woodyfield, he prepares to mourn। जब उनके जो एम्प्लॉय हैं, जो अब रिटायर हो चुके हैं, मिस्टर वुडीफील्ड, जब वो याद दिलाते हैं तो अब वो मॉर्न वाली कंडीशन में होते हैं। लेकिन उनका मॉर्न का तरीका भी क्या है? इंस्टेड ऑफ फुली कन्फ्रंटिंग हिज सॉरो, हम देखते हैं वो अपने सॉरो को कन्फ्रंट नहीं करते, वो क्या करते? ही डाइवर्ट्स हिज अटेंशन टू द फ्लाई। अपने इमोशन को, अपने अटेंशन को वो डाइवर्ट कर देते हैं। और वो क्या करते हैं? टॉर्चर करते हैं उस फ्लाई को। द एक्ट ऑफ टॉर्चरिंग द फ्लाई बाय रिपीटेडली ड्रॉपिंग इंक, जो बार बार वो इंक ड्रॉप कर रहे हैं, देख रहे हैं फ्लाई मर सकती है लेकिन वो कंटिन्यू उसके ऊपर इंक डाल रहे हैं। इट रिफ्लेक्ट्स हिज इनर क्रुएलिटी एंड इमोशनल रिप्रेशन। जब आप अपने इमोशंस को बार बार सप्रेस करते हैं तो आपके अंदर कहीं ना कहीं वो जो इमोशन वाला पार्ट है वो खत्म होके क्रुएलिटी आ जाती है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, इसीलिए बोला जाता है कि जो मैन होते हैं, जैसे ऐसा हमारा सोसाइटी में ऐसा बना दिया गया कि मैन रोते नहीं है या मैन को रोना नहीं चाहिए, तो वो सोसाइटी का पार्ट है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कह सकती। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई मैन अपने इमोशंस को बार बार सप्रेस करता है तो कहीं ना कहीं वो इमोशनल पार्ट थोड़ा सा सप्रेस हो ही जाता है। अगर आप देखो तो फीमेल तुरंत रोने लग जाती हैं और वो बहुत ज्यादा इमोशनल भी होती हैं, उसका रीजन ही है ये। राइट, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि बॉस की भी हमें ये क्रुएलिटी दिखती है। द बॉस एक्सर्ट्स कंट्रोल ओवर द हेल्पलेस क्रिएचर, और हम क्या देखते हैं, वो अपना सारा कंट्रोल जो है वो उस हेल्पलेस क्रिएचर के ऊपर निकाल देते हैं। ठीक है, उन्होंने जो अपना इमोशन जो कंट्रोल किया था वो अब उस उस फ्लाई के ऊपर निकालते हैं, अपना जो भी गुस्सा हम कह सकते हैं या जो ग्रीफ कह सकते हैं। And perhaps it was a way to assert dominance over his own uncontrollable grief। और शायद ये उनका डोमिनेंस है, वो शायद डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने उस ग्रीफ के ऊपर जो कि अनकंट्रोलेबल है। कैसा है? अनकंट्रोलेबल। ओके, अब देखिए, मोर ओवर दिस द फ्लाईज इवेंचुअल डेथ। लेकिन हम लास्ट में क्या देखते हैं, वो जो फ्लाई है उसकी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ क्या सिंबलाइज करती है? इनएविटेबिलिटी ऑफ डिफीट। हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि लास्ट में कोई भी व्यक्ति कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना बने, वो लास्ट में तो हार ही जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, डेथ इज इनएविटेबल, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो वैसे ही जो व्यक्ति है उसकी चाहे कितनी भी स्पिरिट हाई हो, अगर उसके ऊपर बार बार प्रेशर पड़ेगा, चैलेंजेस पड़ेंगे, तो हो सकता है कि वो डिफीट कर ही जाए। डिस्पाइट इट्स करेज एंड रिपीटेड एफर्ट द फ्लाई अल्टीमेटली सकम। सकम से मतलब कहते हैं हम सरेंडर कर देना। हालांकि उसने बहुत ज्यादा करेज दिखाया, बहुत ज्यादा एफर्ट दिखाया, लेकिन फाइनली वो फ्लाई हार ही जाती है। तो यहाँ पे फ्लाई जो है वो उसको कंपेयर किया गया उन सोल्जर्स से जो कि एकदम हेल्पलेस से हैं, चाहे कितनी भी उनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन वो भी हार ही जाते हैं।
तो वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, ठीक है। हाउ स्ट्रॉन्ग वंस विल पावर इज, सर्टेन फोर्सेस, कुछ ऐसे फोर्सेस जैसे कि डेथ और टाइम, डेथ और टाइम से तो देखिए कोई नहीं जीत सकता, राइट, इसके आगे तो हार माननी ही पड़ेगी। आर इनसरमाउंटेबल, मतलब हम इनके आगे जीत नहीं सकते, इन्हें हम सरपास नहीं कर सकते। एंड इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द ट्रेजिक फेट ऑफ सोल्जर्स इन अ वॉर, और ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, उन सोल्जर्स का ट्रेजिक फेट भी दिखाता है जो कि वॉर का सामना करते हैं, जिसमें कि बॉस का सन भी एक सोल्जर था। who were unable to escape destruction despite their bravery, जो कि चाहे कितने भी एफर्ट्स उन्होंने लगाए, चाहे कितने भी ब्रेव थे, वो डिस्ट्रक्शन को escape नहीं कर पाते, उनकी डेथ हो ही जाती है। और इंपॉर्टेंटली हम क्या देखते हैं, आफ्टर द फ्लाई डाइज द बॉय फील्स द बॉस फील्स अ सेंस ऑफ एम्प्टीनेस एंड फॉरगेटफुलनेस। जैसे ही फ्लाई की डेथ होती है, बॉस इस बात को भूल ही जाता है, उसके अंदर एम्प्टीनेस की फीलिंग आ जाती है, उसके अंदर फॉरगेटफुलनेस आ जाती है, मतलब उसे याद ही नहीं होता है कि वो कुछ समय पहले क्या सोच रहा था। इसके बाद वो क्या करता है बताएंगे आप, जब फ्लाई की डेथ हो जाती है? यस मैम, वो सर्वेंट को कॉल करता है और फ्लाई का क्या होता है? उसके बाद उसे बोलता है डस्टबिन में डाल दो, जो ब्लॉटिंग पेपर से क्लीन करके, और उसे बोलता है डस्टबिन में डालने को। यस, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इन सोल्जर्स की भी यही हालत थी, राइट, उन सोल्जर्स की भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं थी, और ये बॉस भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहे हैं, इन्हें भी अब कुछ भी नहीं याद है कि अभी कुछ समय पहले अपने बेटे के बारे में सोच रहे थे, अभी ये फ्लाई के साथ क्या कर रहे थे, इन्हें कुछ भी नहीं याद है। सो दिस इंसिडेंट एक्चुअली हाईलाइट्स द स्टोरीज क्रिटिक ऑफ इमोशनल नमनेस एंड ह्यूमन टेंडेंसी टू अवॉइड कंफ्रंटिंग ग्रीफ। ये उस नमनेस को दिखा रहे हैं, इमोशनल नमनेस को, ह्यूमन टेंडेंसी को, जो लोग ग्रीफ को कंफ्रंट करने से या सामना करने से अवॉइड कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई ये जो फ्लाई है, इट बिकम्स अ सिंबल नॉट ओनली ऑफ लाइफ स्ट्रगल, ये केवल लाइफ के स्ट्रगल का ही सिंबल नहीं बनती है, बट ऑल्सो ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इमोशनल डिटैचमेंट। ये उसका भी परिणाम दिखाती है कि अगर आप इमोशनली डिटैच हो जाएं या आप अपने इमोशन को सप्रेस करो, तो आपके अंदर क्रुएलिटी आ सकती है, या क्रुएलिटी नहीं तो हम कह सकते हैं एक न्यूट्रल वाली तो फीलिंग आ ही जाएगी, ठीक है। तो कंक्लूजन देखते हैं। In conclusion, the fly in the story is a rich and multifaceted symbol. Multifaceted मतलब होता है कि केवल एक ही सिंबल नहीं है, कई सारे सिंबल हैं यहाँ पे। It represent resilience, the cruelty of power. पावर यहाँ पे मैंने आपको बताया, स्पेशली जितने भी लोग जो कि वॉर लड़ रहे थे, जैसे अभी आप देखें बहुत सारे वॉर इस समय ही हो रहे हैं, उसमें कई लोगों की जानें जा रही हैं, ठीक है। तो जो पावर में जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं अपनी क्रुएल्टी दिखा रहा है, चाहे उसकी तरफ की व्यक्ति की जान जाए, चाहे दूसरे व्यक्ति की तरफ की जान जाए, जाने तो जा रही हैं। द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, कि हम डेथ को कभी भी नकार नहीं सकते, हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमें फ्लाई के माध्यम से हमें ये भी सिंबल दिखता है। एंड द सप्रेशन ऑफ ग्रीफ, तो ये चार सिंबल आपको याद रखने हैं, ये कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। रेजिलियंस मतलब जो बार बार फ्लाई लड़ रही थी, चैलेंज एक्सेप्ट कर रही थी, फाइट बैक कर रही थी, okay. Through this small creature, Mansfield deliver a profound commentary on human nature and the psychological impact of loss. तो यहाँ पे हम देखते हैं फ्लाई के थ्रू मैन्सफील्ड लॉस क्या हो रहा है, लोगों के ऊपर लॉस का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ह्यूमन नेचर क्या है, वो दिखा रहे हैं। प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, ओके। हाँ, न्यू इंक भी मंगाते हैं, बोलते हैं कि इस फ्लाई को इसको फेंको जो भी इंक है, और नई इंक मंगाते हैं, इसका मतलब उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा कि क्या उन्होंने किया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है 3rd नंबर का क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पैक्ट ऑफ वॉर इन द फ्लाई, इस स्टोरी में आपको, एक्सक्यूज मी मैम, जी बताएं। एक्चुअली ये जो हमने पढ़ा था इसमें सेकंड पैरा था कि वो बॉस, जो फ्लाई है वो सिंबॉलिक है, बॉस मतलब बॉस को रिप्रेजेंट करता है। इसमें क्या कॉमन है बॉस में और मक्खी में, क्या कॉमन है? वो तो एक ऑब्जेक्ट के रूप में उसे ट्रीट कर रहा है, तो हम मुझे इसमें से सिंबॉलिक लग रहा है मैम, वो जैसे हमने सेकंड पॉइंट डिस्कस किया। जी जी जी, एक मिनट, लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। इसकी बात कर रहे हैं आप, इसकी बात कर रहे हैं आप? जी जी।
अच्छा, यहाँ पे देखिए जो फ्लाई है उसके थ्रू कहीं ना कहीं जो बॉस के सप्रेस्ड इमोशन है वो दिखाए जा रहे हैं, मतलब डायरेक्ट बॉस से कनेक्शन नहीं है कोई। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चाहें तो एक वर्ड लिख सकते हैं, मिरर्स द इमोशन ऑफ बॉस। अगर आप ऐसे लिख दे तो शायद ये आपको थोड़ा ज्यादा मीनिंग सही देगा। एम आई हाँ, राइट? ज्यादा मीनिंगफुल। अच्छा मैम बिल्कुल बिल्कुल। और मैम मैं एक दो पॉइंट, जैसे अगर इसमें कहा गया है कि युद्ध एक दिन होता है लेकिन उसका परिवार लंबे समय तक सफर करता है उसको, मैं इसमें इसको हाँ। सिंबॉलिक इन ब्रदर को दिखाया जाए, डोमिनेंस को दिखाया जाए, एंड फैमिली बिल्कुल सफरिंग को दिखाया जाए, ये सारे भी कुछ थीम है मैम। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल इस पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। मैंने इसीलिए आपसे बोला कि जो कैथरीन मैन्सफील्ड है उनका खुद का लाइफ का अनुभव था जो कहीं ना कहीं इस स्टोरी में दिखा, और मैंने आपको लिटरेचर के भी कुछ एग्जांपल्स दिए। तो केवल आपको इसी तक सीमित नहीं रहना, अगर आप चाहें तो एक दो रेफरेंसेस अब अलग जगह से भी ले सकते हैं। पूरा वर्ल्ड वॉर 1 का ही इफेक्ट आपको इस स्टोरी में दिख रहा है। जो इतना स्ट्रगल करती है वो तो सोल्जर्स के स्ट्रगल को दिखाता है, और उस बॉब का जो बेटा था उसके मतलब जो डेथ को दिखाता है कि किस तरीके से उसने इतना संघर्ष किया और तमाम चीजें। तो वहां पर मुझे नहीं लगता कि मतलब जो बॉस को दिखा रहा है बल्कि उसके बेटे की डेथ को दिखा रहा है। तो बॉस को ये मैं तो नहीं कह रही हूँ, बॉस को नहीं कह रही हूँ, सप्रेस्ड इमोशंस ऑफ बॉस, सप्रेस्ड इमोशंस ऑफ द बॉस, ये मैं कह रही हूँ। अगर आप इसको भी कुछ हद तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो सफरिंग्स है, क्योंकि बॉस भी तो देखिए हालांकि वो दिख रहे हैं क्रूएल है, लेकिन क्या उनके अंदर ग्रीफ नहीं है? ये बताइए आप। वो शो नहीं कर रहे हैं, एक स्ट्रगल उनके अंदर खुद ही चल रहा है। तो आप इसको कुछ हद तक कनेक्ट कर सकते हैं, पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट जो कनेक्शन आपको करना है वो आपको सोल्जर्स से ही करना है, वर्ल्ड वॉर में जो लोग सफर करते हैं आपको उन्हीं से करना है। एंड हम जो फ्रेजाइल नेचर ऑफ लाइफ है उससे से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बॉस की बात करें तो बॉस का केवल जो सप्रेस्ड इमोशन है जो फ्लाई के थ्रू उन्होंने दिखाया, वहां पे आपका बॉस से कनेक्शन बनेगा। क्या आप समझ रहे हैं इस चीज को? जी मैम, जी समझ रहे हैं। हाँ, तो इसको आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर सेंटेंस का थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो बॉस, अगर आप इस फ्लाई वाला इंसिडेंट आपको दिखता ही नहीं तो आपको क्या ये महसूस होता कि बॉस भी अंदर ही अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, सॉरी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने अंदर की जो सपरेशन है उसे फ्लाई के ऊपर दिखा रहे हैं। जो फ्रस्ट्रेशन है उनका, लॉस ऑफ सन जो उन्होंने फील किया है, या जो इसको जिस फीलिंग को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो फ्लाई के ऊपर जो टॉर्चर कर रहे हैं ना उसी के माध्यम से अपने अंदर का स्ट्रगल दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप फ्लाई का कनेक्शन बॉस के साथ दिखा सकते हैं, राइट? एक ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव की तरह इस्तेमाल मान लीजिए कर लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसे कर, ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव हम यहाँ नहीं कह सकते। ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव में पूरा एटमॉस्फियर होता है, तो यहाँ पे कोई एटमॉस्फियर ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक सिंबल की तरह यूज हो रहा था। हम ये नहीं कह सकते कि ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव पूरी तरह से है, लेकिन हाँ एक सीन तो दिखाया ही गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ वॉर आप देखिए कैसे है इम्पैक्ट ऑफ वॉर। देखिए जितने भी क्वेश्चंस के आंसर मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, देखिए इसमें कुछ ना कुछ आपको चेंजेस तो करने ही होंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर्स है, थोड़े से चेंजेस आपको करने होंगे जो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है कहीं ना कहीं वो बिल्कुल बेहतर होगी। तो आप जो भी समझ रहे हैं टेक्स्ट को आप उसको ही लिखेंगे, राइट? कुछ पॉइंट्स आपको जो आंसर से मिलेंगे वहां से लेके। तो देखिए, इन द फ्लाई कैथरीन मैन्सफील्ड प्रेजेंट्स द इम्पैक्ट ऑफ वॉर नॉट थ्रू डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ वॉर। ये आपने देखा कहीं भी आपको बैटल का डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं दिख रहा, बल्कि आपको क्या दिख रहा है? साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑन इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे इन्होंने वॉर का इफेक्ट किसी भी व्यक्ति पे, यहाँ पे बॉस जो है वो एक टाइप कैरेक्टर है। टाइप कैरेक्टर मतलब कि एक ऐसा कैरेक्टर जो कि बाकी लोगों को भी, अपने जैसे तमाम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। The story reflects the deep emotional scars left by war, particularly on those who have lost loved ones. तो देखिए यहाँ पे जो भी लोग हैं जिन्होंने अपने डियर वंस को, नियर वंस को खोया है, उनके ऊपर उसका क्या असर रहा, यहाँ पे हमें ये स्टोरी में देखने को मिलता है। और मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आपको बॉस पे ही देखने को मिलता है जिन्होंने अपना सिंगल बेटा खोया था। अगर उनके 2 बेटे होते तो शायद हम ये कह सकते हैं कि समय के साथ उनका घाव जो है वो भर जाता। ठीक है, लेकिन क्योंकि उनका एक ही इकलौता सन था जिसको वो जो भी उन्होंने जो एम्पायर खड़ा किया था वो उसे उन्हें ट्रांसफर करते या उन्हें हैंड ओवर करते, बट अब तो कोई उनके पास है ही नहीं।
तो ये एक पर्सनल लॉस है जिससे वो स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड दिस लॉस सिंबलाइजेस द काउंटलेस फैमिलीज दैट वर अफेक्टेड बाय वॉर। ओके, द सन्स डेथ इज नॉट डिस्क्राइब्ड इन डिटेल। यहाँ पे आप देखते हैं कोई भी डिटेल आपको सन के डेथ की नहीं दिखती, बट इसका कॉन्सिक्वेंस पूरी स्टोरी में आपको देखने को मिलेगा। कैसे बॉस की लाइफ पूरी तरीके से इससे प्रभावित रहती है। हिज इनएबिलिटी टू प्रोसेस दिस ग्रीफ, देखिए वो इस ग्रीफ से प्रोसेस भी नहीं कर पा रहे, वो अभी तक इस ग्रीफ से उबर नहीं पा रहे, इसको वो फेस नहीं कर पा रहे, कन्फ्रंट भी नहीं कर पा रहे। तो ये भी कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है द लास्टिंग ट्रॉमा कॉज्ड बाय वॉर, कि वॉर के बाद बहुत सालों तक लोग उससे उबर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मैन्सफील्ड ऑल्सो हाईलाइट द थीम ऑफ सप्रेस्ड इमोशन। यहाँ पे देखिए सप्रेस्ड इमोशन अभी हमने पढ़ा ही है। In the post-war society depicted in the story, there seems to be an expectation to move on. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उस समय सोसाइटी में क्या एक्सपेक्टेशन थी कि अगर आपका कोई खो रहा है अपना तो कोई बात नहीं, आप उस चीज को भूल जाइए, आप उससे मूव ऑन कर जाइए और एक नॉर्मल लाइफ आप जीना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पे हमें बॉस के माध्यम से भी वही चीज देखने को मिलती है। The boss tries to conform to this expectation by focusing on his business and maintaining a composed exterior. यहाँ पे बॉस ऊपरी तौर से तो इस सिचुएशन से मूव ऑन कर चुके हैं, वो अपना इंटीरियर जो है बढ़िया कर रहे हैं, अपना जो ऑफिस है वो बढ़िया बना रहे हैं, बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं, बट उनके जो अंदर का जो टर्मोइल है, इनर टर्मोइल, वो अभी भी वैसा ही है। और वो ये सजेस्ट कर रहा है दैट सच सेपरेशन इज नीदर नेचुरल नॉर हेल्दी। अगर आप अपने इमोशन को दबा रहे हैं सोसाइटल एक्सपेक्टेशन के कारण, तो ये ना तो नेचुरल है, ना ही आपके लिए हेल्दी साबित होगा। और फ्लाई का एपिसोड यहाँ पे एक डीप इम्पैक्ट दिखाता ही है। इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वॉर्स क्रुएल्टी, तो अभी हमने डिस्कस किया कि सोल्जर्स यहाँ पे दिखाया गया है और बॉस को हम एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल हु आर इन द पावर, जो कि कमजोर लोगों को दबा रहे हैं। ठीक है, द बॉस repeated torment of the fly parallels the senseless suffering experienced during war। तो यहाँ पे बॉस का जो repeated torment है, कंटिन्यू फ्लाई को जो टॉर्मेंट कर रहे हैं, वो सेंसलेस सफरिंग है जो कि लोगों ने वॉर के दौरान एक्सपीरियंस करी है। जस्ट एज द फ्लाई स्ट्रगल हेल्पलेसली अगेंस्ट फोर्सेस बियॉन्ड इट्स कंट्रोल, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि फ्लाई स्ट्रगल कर रही है, उसके कंट्रोल के बाहर है, उसकी जितनी हिम्मत है वो लड़ रही है। सोल्जर्स फेस इनएविटेबल डिस्ट्रक्शन डिस्पाइट देयर एफर्ट्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सोल्जर्स भी बिल्कुल वॉर फ्रंट पे इनएविटेबल डिस्ट्रक्शन, जो ऐसा डिस्ट्रक्शन है जिससे वो अवॉइड नहीं कर सकते, हालांकि वो कितने भी एफर्ट्स क्यों ना कर लें, उसका वो सामना करते हैं। लास्ट में उनको क्या मिलती है? हार मिलती है, सरेंडर कर देते हैं। एडिशनली द स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द इमोशनल डिस्कनेक्शन दैट वॉर क्रिएट्स। और यहाँ पे हम देखते हैं एक इमोशनल डिस्कनेक्शन। इमोशनल डिस्कनेक्शन क्या हमें देखने को मिलता है? लोग उस सिचुएशन को भूल नहीं पाते, उस सिचुएशन से निकल नहीं पाते। तो एक तरीका होता है अवॉइड करना। जब आप चीजों को अवॉइड करते हैं तो वो चीजों को भूलने का कोई तरीका नहीं होता, एक समय के लिए बस आप अपना माइंड डाइवर्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो बॉस है वो इवेंचुअल फॉरगेटफुलनेस कर रहे हैं, मतलब जानबूझ के वो चीजों को भूलने की कोशिश कर रहे हैं। इट ऑल्सो सिग्निफाइज अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल नमनेस, कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकली पूरी तरह से नम हो चुके हैं, मतलब इमोशनलेस हो चुके हैं, अब वो रिएक्ट ही नहीं कर पा रहे प्रॉपरली। एंड इट इज एक्चुअली अ डिफेंस मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है अगेंस्ट ओवरवेलमिंग पेन। जो उनका ओवरवेलमिंग पेन है, जो इनबेरेबल पेन है, वो दिखा रहा है। एंड इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी, लोगों के अंदर से मानवता खत्म हो चुकी है, इसको भी दिखा रहा है। Through subtle narration and symbolism, Mansfield conveys that true impact of war lies not only in physical destruction, but also in the enduring psychological effects। हम क्या देखते हैं यहाँ पे वॉर के इम्पैक्ट के थ्रू मैन्सफील्ड केवल फिजिकल डिस्ट्रक्शन को ही नहीं दिखा रही, बल्कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट को भी दिखा रही। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। फिजिकल डिस्ट्रक्शन मतलब क्या हुआ? जो जन धन की हानि हुई वो फिजिकल डिस्ट्रक्शन हुआ, लेकिन लोग साइकोलॉजिकली कितना इससे ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं वो भी दिखाया गया है। So in this way we can say that the fly becomes a powerful anti-war statement, anti-war record of the emotions, of the psychological effect, and it also emphasizes the hidden suffering of the people who are left behind। उन लोगों का hidden suffering दिखा रहा है
दिखा रही है ये स्टोरी, जो लोग पीछे रह गए, मतलब जो लोग बच गए हैं। तो बताइए यहाँ पे क्या और कोई पॉइंट आप ऐड करना चाहते हैं? बाकी आप लोग ने तो स्टोरी पढ़ी ही अच्छे से। यहाँ पे 2 क्वेश्चन और है। एक तो बॉस का कैरेक्टर, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। प्रैक्टिस में आपको मैं इन्हीं 2 क्वेश्चंस में से दूंगी कोई क्वेश्चन। और ये थीम ऑफ ग्रीफ एंड मेमोरी, इसे भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। थीम बेस्ड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, थीम, टाइटल और सिंबलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस, सॉरो, मेमोरी, ग्रीफ, यही सब आपको थीम देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं वुडी फील उस बॉय की ग्रेव पे भी जाते हैं, राइट? तो वो वाला एपिसोड काफी इंपॉर्टेंट है। वहां का एपिसोड बताइए कुछ, अगर आप लोग बताना चाहते हैं। जब वो ग्रेव पे जाते हैं तो क्या होता है? गर्ट्रूड उसकी बेटी होती है, डॉटर बोल जाती है।